प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। एस ब्लॉक हम लोग ने स्टार्ट कर रखा है और उसमें हमने भौतिक गुण जो है वो सारे देख लिए थे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली हमने डिस्कस की, मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, आज बेसिकली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। हम क्षार धातु पढ़ रहे हैं और क्षार धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी वह एक था परमाणुीय आकार, ठीक है, नो डाउट इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं थी, सारी चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा क्विक मैं वापस बता देता हूँ। परमाणुीय आकार हमने चर्चा की, आयनन ऊर्जा के बारे में बात की, रोचक था ये आयनन ऊर्जा के बारे में जानना कि पहली आयनन ऊर्जा तो बहुत ही कम होती है लेकिन दूसरी बेहद अधिक होती है। इसी प्रकार तीसरा जो हमने पॉइंट जाना वह था आपका घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक है ना। घनत्व के बारे में भी जो भी विशेष बातें थी, सोडियम पोटेशियम वाला विशेष रूप से क्रम आप ध्यान रखें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा की गई। SOP के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि लिथियम जो होता है उसका SOP मान सर्वाधिक होता है और इसीलिए वह सबसे बेहतरीन अपचायक भी माना जाता है। बच्चों, जिसका SOP मान मैक्सिमम हो, SOP मान सर्वाधिक हो, वो सबसे बेहतर अपचायक ट्रीट किया जाएगा। यह जानकारी हमने आपको दे दी थी। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था बेटा जल योजन का, कि जल योजन ऊर्जा किसकी ज्यादा किसकी कम। और एक और रोचक पॉइंट डिस्कस किया था वह था ज्वाला परीक्षण यानी ज्वाला को रंग। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि फ्लेम टेस्ट की जहां तक बात है तो जो कलर आता है वह भिन्न भिन्न दिखाई देता है। कलर जो दिखाई देता है वो अलग अलग दिखाई देता है। अलग अलग धातु अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिथियम जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता था, सभी का ये उनका अभिलाक्षणिक टेस्ट माना जा सकता है, यानी उसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वह उनका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सो यह क्षार धातुओं के भौतिक गुण थे, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। भिन्न भिन्न फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली। अब यहां से हमें जो मूल रूप से चर्चा करनी है वह है रासायनिक गुणों के बारे में। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज निश्चित तौर पर ये बेहद सक्रिय है, इसमें कोई शक किसी को नहीं हो सकता कि जो आपके क्षार धातुएं हैं, ओवरऑल एस ब्लॉक ही मैं बोल सकता हूं कि बहुत सक्रिय है। दे आर वेरी रिएक्टिव, और वो इसलिए इतने रिएक्टिव हैं बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक अ मेटल। वो मेटल के सभी अभिलक्षण दिखाते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन त्यागते इनका अष्टक जो है वो पूरा हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसकी विभिन्न अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक गुण में पहली बात यह सामने आएगी कि यह, जैसे रासायनिक गुण में सबसे पहली बात हम कर रहे हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का निर्माण। तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से कोई विशेष आपको कुछ नहीं करना है, वायु से ही क्रिया करके यह तुरंत प्रभाव से ऑक्साइड बना देता है। यहां मैं बता दूं कि ऑक्साइड इसके 3 प्रकार के बनते हैं। ऑक्साइड 3 प्रकार के बनते हैं बेटा। एक तो सामान्य ऑक्साइड होता है, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड होता है। दूसरा पर ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, पर ऑक्साइड होता है। और एक और होता है सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड तो अभी हमने रिसेंटली एक पढ़ा था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हालांकि वो एस ब्लॉक का नहीं था, लेकिन एक पर ऑक्साइड होने का मायने क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि सामान्य ऑक्साइड होता है बच्चों तो उसके अंदर जो आयन होता है वह O2- होता है। पर ऑक्साइड होने पर आयन होता है O2-2-, जबकि सुपर ऑक्साइड होने पर आयन होता है O2-। यह 3 तरह के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उससे पहले यह बात बताई हुई है कि दे आर वेरी रिएक्टिव, और इसी वजह से इनको हवा से बचाने के लिए मिट्टी के तेल या पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखने का जो उदाहरण है बच्चों वह है आपका आपका सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर मैं याद दिलाऊंगा कि यदि किसी बच्चे ने लैब में सोडियम को देखा हो तो ये महसूस किया होगा कि उसे केरोसिन से निकाल करके आपको दिया जाता है। केरोसिन के डब्बे में उसको रखते हैं, ठीक है ना। जब आप उसको बाहर रखते हो तो वो विशेष गंध केरोसिन की आ ही जाती है, सोडियम। और पैराफिन ऑयल के अंदर एग्जांपल है जैसे लिथियम। अब यहां पर यह प्रश्न उठ सकता है कि सर लिथियम को केरोसिन के तेल में क्यों नहीं रखा? तो लिथियम जो होता है ना उसका घनत्व कम होता है।
Li के कम घनत्व के कारण वह केरोसिन पर तैरता है। तो जब वो तैरेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब वो केरोसिन पर तैरेगा तो वो वायु के संपर्क में तो आ ही रहा है, बच के आप जाएंगे कहां? जब वह तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो वह एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वह वायु के संपर्क में आ रहा है। सो मूल बात यह है कि कम डेंसिटी की वजह से वो तैरता है, वो फ्लोट करता है, और फ्लोट करने की वजह से वह एयर के संपर्क में आ जाता है। तो कोई फायदा नहीं है फिर केरोसिन प्रोवाइड कराने का। केरोसिन एक इनर्ट मीडियम की तरह व्यवहार करेगा जो उसे संपर्क में नहीं आने देगा वायु के। लेकिन यहां तो वो संपर्क में आता है, तो फिर उसको हम वैक्स में रखते हैं, पैराफिन के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई पोटेशियम को किस में रखते हैं, इसको किस में रखते हैं, ये इस तरह से नहीं प्रश्नों की प्रकृति होती है। प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है कि लिथियम को केरोसिन में नहीं रखा जाता, क्यों? ऐसे समझे? इस तरह के प्रश्न आपको देखने में आ सकते हैं। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्यों? अक्रिय वातावरण देने के लिए, ताकि वह वायु के संपर्क में आकर ऑक्साइडों का निर्माण ना करे, इसलिए यहां पर उसको एक इस तरह का मीडियम हम प्रोवाइड कराते हैं। अब इनको, जैसा मैंने कहा कि वायु में गर्म करते हैं तो वह आपका ऑक्साइड भी बना सकता है, वह आपका पेरोक्साइड भी। अब कौन क्या बनाता है यह जानना आवश्यक है। तो मैं बता दूं कि लिथियम जो है बेटा, लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और बाकी धातुएं जो हैं वह सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इनका सूत्र कैसे लिखा जाएगा? तो ये बहुत आसान सी बात है, देखिएगा, सिंपल सी बात है कि एक तो होगा लिथियम प्लस और एक दूसरा होगा ऑक्साइड आयन। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रॉस में इस तरीके से जाएंगे। जब ये क्रॉस में इस तरीके से जाएंगे तो क्या बनाएंगे? Li2O बनाएंगे, ठीक है ना। हियर वी हैव Li प्लस, यहां पर हमारे पास क्या है? Li प्लस है, और इधर हमारे पास क्या है? O2 माइनस है। तो इनका सूत्र Li2O होना, यह सामान्य ऑक्साइड है। सोडियम जो है, अब कौन क्यों बनाता है एक पर्टिकुलर, वो मैं बताऊंगा कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि लिथियम जो है वो सर्वाधिक स्थायी रूप से सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सर्वाधिक स्थायी रूप से पेरोक्साइड बनाता है। देखिए, सोडियम सामान्य ऑक्साइड भी बना सकता है, यह इनका मोस्ट स्टेबल फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो लिथियम सामान्य ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सर्वाधिक रखता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति रखता है, और शेष जो तीन है, फ्रेंशियम की कोई बात हम करेंगे नहीं रेडियो एक्टिव होने की वजह से, तो K, Rb और Cs, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों? यदि मैं सोडियम पेरोक्साइड का सूत्र बनाऊं तो ये क्रॉस में जाते हैं, आपको मालूम है इनके जो आवेश हैं वह सदैव क्रॉस में जाया करते हैं इस तरीके से। तो यहां पर Na2O2 बनेगा, और इसी प्रकार से फाइनली जब हम पोटेशियम की बात करते हैं, फाइनली whenever we are going for the potassium, ये K प्लस आता है और यहाँ ये O2 माइनस आता है। तो यह क्रॉस में जब जाएगा तो नो डाउट यहाँ पर किसका निर्माण करेगा? KO2 का निर्माण करेगा। सो हियर वी आर गेटिंग KO2, ठीक है। यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऐसे हम इनके सूत्रों को बना सकते हैं। तो अब तक मैंने इस स्लाइड पर क्या बताया, आपके काम की बात सुनिए। कोशिश करेंगे कि यहां पर हाथों हाथ आपको चीजें याद हो जाएं, और ये ऐसा लेक्चर तैयार हो जाए जिसको एग्जाम के पहले फटाफट आप देख लें तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं चीजों को बार बार बोलता रह रहा हूं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की हैं, फिजिकल हम कर चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बात हमने जानी वो ये है कि दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत सक्रिय हैं, और एक धातु को जो कि एक सक्रिय धातु की कैटेगरी में आता है उसको ऐसा होना भी चाहिए। फिर हमने ये कहा कि भैया ये जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जहां तक बात करते हैं तो दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर, और ये निश्चित तौर पर बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड भी बनाते हैं, पेरोक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। अलग अलग धातुएं अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति दर्शा रही है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत इनर्ट, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको खुले में नहीं रख सकते, इनको सिंपल बर्तन में नहीं रख सकते, इनर्ट मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो केरोसिन में रखते हैं या फिर पैराफिन या वैक्स में रखा जाता है। ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तीनों तरह के फॉर्मूले को हम कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और शेष तीन जो है वह सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये निर्धारण हम कैसे करेंगे?
दैट विच एलिमेंट इज गोइंग टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो उसका लॉजिक ये है बच्चों, सीधी सी बात है, क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉल साइज का कैटायन स्मॉल एनायन के साथ जुड़ता है, लार्ज साइज का कैटायन कंपैरेटिवली बड़े साइज के एनायन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि एक छोटे साइज का कैटायन की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो वह छोटे साइज के एनायन को भी बांध के रख पाता है। लेकिन यदि बड़े साइज का कैटायन हुआ, बहुत बड़े साइज का कैटायन हुआ, तो उसमें चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, चार्ज अपॉन रेडियस एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूं। तो यदि बड़े आकार का धनायन होगा तो उसमें चार्ज बिखरा हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा, और चार्ज बिखरा हुआ रहेगा तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो उतना खींच नहीं पाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि यहां पर बड़े आकार की वजह से अट्रैक्शन पावर इसकी कम हो जाएगी एनायन के प्रति, इसीलिए बड़े आकार का एनायन ही उसकी तरफ आ पाएगा। तो सिंपल सी बात है, छोटे आकार का धनायन छोटे आकार के ऋणायन से जुड़ता है, बड़े आकार का धनायन बड़े आकार के ऋणायन से जुड़ता है। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। तो अब लिथियम सबसे छोटा था तो वह ऑक्साइड के लिए साथ गया है, सोडियम थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर और नीचे वाले और बड़े होते हैं, तो वह किसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, सुपर ऑक्साइड के रूप में जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। यही चीज हमने यहां पर लिखी है। देखिए, छोटे होने के कारण Li+ प्रबल धनात्मक क्षेत्र दर्शाता है, जो छोटे ऋणायन के साथ संयुक्त होकर स्थायी यौगिक बनाता है। Na+ और K+ आपेक्षिक रूप से बड़े होते हैं, इसलिए चारों ओर कम धनात्मक उत्पन्न कर पाते हैं, अतः बड़े ऋणायनों के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। निश्चित तौर पे इसमें दो ऑक्सीजन है, उसमें सिंपल ऑक्साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो वह छोटा ही होगा। यह तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि स्मॉल साइज कैटायन स्मॉल साइज एनायन के साथ जाने की टेंडेंसी रखता है, और लार्ज साइज जो है वह लार्ज साइज एनायन के साथ जाने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर यह परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को बनाया हुआ है, हालांकि कोई खास विशेष इससे लाभ नहीं होगा, बट ठीक है, फिर भी मैंने यहां स्ट्रक्चर बनवाई हुई है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ये? यहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। क्या हमें यह ध्यान रखना चाहिए? यस, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या बनाता है। रुबिडियम भी जो है वह सुपर ऑक्साइड ही बनाता है मुख्य रूप से, और सीजियम, ध्यान रखना ये मुख्य रूप से बोल रहा हूं, यानी अन्य रूप भी अस्तित्व रख सकते हैं, लेकिन इनका सबसे स्थायी रूप बताया गया है, जो कि लिथियम ऑक्साइड के रूप में है, सोडियम पर ऑक्साइड के रूप में है। ठीक है ना। तो अलग अलग किस्म के ऑक्साइड यहां पर हमें प्राप्त होते हैं। पहले लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम जो है वह पर ऑक्साइड बनाता है। यह बिल्कुल आपको ध्यान आ जाना चाहिए, और इसको याद रखने का बेहद आसान तरीका मैंने बताया। लिथियम सबसे छोटा है और सिंपल ऑक्साइड सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसमें एक ही O है। तो बस ऐसे याद रख सकते हो आप कि सबसे छोटा वाला जो धनायन है वो छोटे वाले ऋणायन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। सो O2- के साथ कौन जुड़ रहा है? Li+, जो कि साइज में कम है। इट इज स्मॉल इन साइज। ओके। O2- आयन में 3 इलेक्ट्रॉन ससंयोजी बंध होते हैं। ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है एक स्पेसिफिक काइंड का, इसीलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1.5 होता है। आपको ध्यान है कि इसका बंध क्रम जो होता है ना, ये हमने एमओ थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इसका बंध क्रम कितना होता है? 1.5 होता है। किसका? सुपर ऑक्साइड का। यानी कि O2- की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएंगे। याद कीजिए, मैंने इसका एक ट्रिक भी बता रखी थी। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होने पर 3, 15 होने पर 2.5, 16 होने पर 2, 17 होने पर कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक है ना। तो पॉइंट में गिना जाता है। वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हाफ बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं एक्चुअली। अब बात करते हैं हम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बच्चों ये 2 तरीके से बनाता है। हाइड्रोक्साइड 2 तरीके से बनते हैं। कैसे बनेंगे हाइड्रोक्साइड? पहला, या तो धातु जो है वो जल से क्रिया करे। इफ first case that is possible is कि the metal is going to combine with the water, metal water से रिएक्ट करके सीधा हाइड्रोक्साइड बना सकता है, या फिर एक संभावना यह है कि वो जो ऑक्साइड है वह आपका क्रिया करे किससे? जल से, तो आपको क्या बन सकता है? हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। यहां पर भी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाह रहा हूं, जो कि एग्जाम में अक्सर दिखाई देता है। देखिए, S ब्लॉक से फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की तुलना में ठीक है, हाइड्रोजन की तुलना में इस अध्याय से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा मानी जाती है।
ठीक है ना। अब उसमें क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यदि सिंपल ऑक्साइड होता है ना बेटा, एक सिंपल ऑक्साइड होता है और उसका मैं जल अपघटन कराता हूं तो वो बनाता है ओनली हाइड्रोक्साइड, साथ में कुछ रिलीज नहीं होता। ठीक है ना, मैं यहां इसको सिंपल ऑक्साइड लिख देता हूं तो और भी मामला क्लियर हो जाएगा। वैसे ऑक्साइड लिखा है तो उसका मतलब वो सिंपल ही होगा। ठीक, जब यहां पर ऑक्साइड होता है ना, जब पर ऑक्साइड होता है और आप उसका क्या कराएं, जल अपघटन कराएं, तो वह आपको क्या देगा एज ए प्रोडक्ट, वो क्या दे पाएगा, तो वह देगा हाइड्रोक्साइड, वह आपको देगा हाइड्रोक्साइड प्लस आपको वह देगा क्या, H2O2, हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या देगा, H2O2। ठीक है ना, what we are getting here is hydroxide plus H2O2 and then we have सुपर ऑक्साइड। फिर हमारे पास यहां पर है सुपर ऑक्साइड और इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो क्या मिलता है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। जब सुपर ऑक्साइड का आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हाइड्रोक्साइड तो देखिए हर परिस्थिति में बनेगा ही संगत, वहां उदाहरण भी बता रखे हैं, घबराएं नहीं, अभी आ जाएगा। H2O2 भी देता है और साथ में फिर यह ऑक्सीजन भी देने लगता है। तो देखिए 3 केस हमने यहां आपको बताए, सुनिए और समझिए इन तीनों केसों को। और अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न स्टार लगा रखें तो इसका मतलब संभावना अच्छी होती होगी इसकी। तो यह प्रश्न अक्सर दिखाई देता है। क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल ऑक्साइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड बनता है। पर ऑक्साइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, पर ऑक्साइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनता है। सुपर ऑक्साइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 बनता है। तो यह संभावना आपको बिल्कुल यहां साइड के अंदर देखिएगा, यह साइड के अंदर इसी रिएक्शन को लिख करके दिया गया है स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ। वही चीज यहां साइड में मैंने विथ एग्जाम्पल लिखी हुई है, देख लीजिए। यह आपका सिंपल ऑक्साइड है जो कि Li2O होता है। मुझे लगता है कि अब तक आपको याद हो गया होगा कि लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाता है। 3 की बात मुख्य रूप से की जाती है, इसलिए इन 3 तक सीमित रहें। Li2O से हाइड्रोक्साइड बनता है मूल रूप से, ये डेल्टा एच नेगेटिव है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि यह प्रक्रम कैसा है बेटा, यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी माना जाएगा। ठीक है ना, तो यह हाइड्रोक्साइड बनता है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। फिर यह हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, यह भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। फिर यह हाइड्रोजन परऑक्साइड और O2 बनाता है, तो यह भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या आप समझ रहे हैं यहां तक? तो ये उदाहरण जो मैंने साइड में बात लिखी थी, उसी के पक्ष में यह एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये उसी के फेवर में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, H2O2 निर्माण करने के कारण परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। हम समझ सकते हैं कि H2O2 से हम जानते हैं कि H2O2 जो होता है वो नवजात ऑक्सीजन देता है और अच्छा ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि H2O2 क्या केवल ऑक्सीकारक है? क्या H2O2 सिर्फ ऑक्सीकारक होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीकारक तो होता है ना, ये ऑक्सीकारक भी होता है, यह अपचायक भी होता है और छोड़िए तो यह विरंजनकारी की तरह भी कार्य करता है, यानी यह तो ब्लीचिंग भी कर सकता है। इट कैन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो, यह एक विरंजनकारी की तरह भी कार्य कर सकता है। तो समझिए चीजों को कि यह तीनों तरीके से व्यवहार करता है। यह ऑक्सीकारक भी हो सकता है, अपचायक भी हो सकता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी व्यवहार कर सकता है। यह तीनों प्रकृति दर्शा सकता है। इट कैन बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, तो जो आपके पर ऑक्साइड है और जो सुपर ऑक्साइड है उन्हीं से H2O2 बनता है। तो ये बढ़िया ऑक्सीकारी एजेंट की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये नवजात जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीकरण करने के काम में आती है। हम जानते हैं ना कि ये नवजात जो ऑक्सीजन है, यानी जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीकरण के अंदर काम आएगी। नवजात ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का परमाणु जो रिएक्शन के दौरान ही उत्पन्न हुआ और उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है। This H2O2 is actually this जो नेसेंट ऑक्सीजन उसकी बात कर रहा हूं is really very reactive। ठीक है, तो ये बात होगी ऑक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की। जहां तक बात है इनकी क्षारीय और अम्लीय प्रकृति की, अगले
स्लाइड में हम उस बारे में बात करेंगे कि क्या होता है इनका। जहां तक अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का हमको ज्ञात है, हमेशा से हमने इस बात पर जोर दिया है बच्चों, आपको याद भी होगा मैंने हमेशा इस चीज को समझाने की कोशिश की है और इस बात पर बल दिया है कि आपको ये ध्यान रहे कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, उनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है ना, ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ऑक्साइड से ही हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती है, यानी क्षारीय में कमी होती होगी। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आवर्त सारणी की मदद से, आवर्त सारणी की हेल्प से आपको जो है ना वो अलग अलग दे देते हैं लोग। आवर्त सारणी की हेल्प से आपको अलग अलग देकर और फिर बात की जाती है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं, यानी कि एक वर्ग में नीचे के जाते हैं, तो ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है। यह कहां की बात हो रही है? यह बात हो रही है बच्चों आवर्त सारणी की। ठीक है ना, ये हम जो बात कर रहे हैं वह आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्षारीय प्रकृति के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, उम्मीद है आप यहां तक बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, यह हमने आपको पीरियडिक टेबल के टाइम से बहुतों बार बताया कि इस पॉइंट को बच्चों हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें 4 ऑक्साइड दे करके, 4 हाइड्रोक्साइड दे करके, 4 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो दे करके और आपसे पूछते हैं कि इनका क्रम बताइए, या सर्वाधिक अम्लीय कौन है, सर्वाधिक क्षारीय कौन है। इस प्रकृति के प्रश्न दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सीधा सा फंडा है। इसको मैंने आयनन ऊर्जा के आधार पर भी समझा रखा है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के आधार पर भी समझा रखा है, इसको हमने विद्युत ऋणता के आधार पर भी समझा रखा है कि ये ऑक्साइड की प्रकृति कैसे बदलती है। इसमें आवर्त सारणी चैप्टर आप देखें, यदि आपने उसे नहीं देखा है, वहां पर इन सभी प्रश्नों का जवाब हमने दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी इन्होंने ये चीज कही है कि आयनिक लक्षणों में नीचे जाने पर वृद्धि के कारण पूर्ण वियोजन की ओर अग्रसित करता है। कुल मिलाकर के जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है उनका डिसोसिएशन बढ़ता चला जाता है, तो क्षारीय प्रकृति भी क्या होती होगी, बढ़ती चली जाती होगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, इनका यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी आयनिक नेचर बढ़ती है। आयनिक नेचर Li से Cs तक जाने पर हम जानते हैं कि आयनिक नेचर बढ़ेगी, क्योंकि सीजियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाता है, तो ये बहुत इजीली इस तरह से वियोजित होता है। तो जब आप वर्ग में नीचे जा रहे हो ना, तो क्षारीय प्रकृति में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। हमेशा याद रखें, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, दोनों में एक ही ट्रेंड है। ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है ना मेरे भाई, तो जो ऑक्साइड की प्रकृति है वही हाइड्रोक्साइड की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं होगा ना कि ऑक्साइड अम्लीय है तो हाइड्रोक्साइड क्षारीय हो जाएगा, ऑक्साइड अम्लीय है तो हाइड्रोक्साइड भी अम्लीय होगा, क्योंकि उसको जल में घोलने से वो बनता है। जलीय विलयन अलग तो होता नहीं है किसी पदार्थ का। तो सिंपल सी चीज यह है कि इनके क्षारीय प्रकृति में कमी आती है जब आप वर्ग में लेफ्ट से राइट जाते हो, तो इनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती हो, यानी क्षारीय प्रकृति में कमी आती है। और जब आप वर्ग में नीचे जाते हो, ये टी भी क्या लिखा है बाद में समझ में तो आ जाएगा मेरे भाई, ये लेफ्ट राइट लिखा है, ये टॉप टू बॉटम लिखा है, ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कहीं बाद में परेशान ना हो। आवर्त सारणी में, वैसे तो बहुत होशियार बच्चे हैं लेकिन क्या पता कंफ्यूज हो जाए, ये आवर्त सारणी में बात चल रही है मेरे भाई। ठीक, तो ये बात होगी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। क्या जानना था, बहुत रिएक्टिव हैं, केरोसिन में रखना पड़ता है, मोम में छुपा के रखना पड़ता है, कहीं इनको जो है हवा नहीं लग जाए, है कि नहीं। अगर बहुत खराब हवा चल रही है, हवा लग जाती है कभी कभी, तो हवा लगेगी तो यह ऑक्साइड में बदल जाएंगे, पेरोक्साइड में बदल जाएंगे, सुपर ऑक्साइड में बदल जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकृति, भिन्न भिन्न संभावित प्रोडक्ट। फिर इन ऑक्साइडों से, इन हाइड्रोक्साइडों से, इन पेरोक्साइडों से और सुपर ऑक्साइडों से हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है जब उनमें जल में हम उनको घोलेंगे। फिर बात आती है हाइड्राइड। हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड, इसके हाइड्राइड हमने कहां पढ़े, क्या आपको कुछ याद आता है कि इस हाइड्राइड के बारे में हमने कहां अध्ययन किया था? तो बच्चों इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर की बात करता हूं, तो वहां हाइड्राइड के 3 प्रकार थे। याद कीजिए, दिमाग पर जोर डाल करके फटाफट से बता दीजिए कि कौन से 3 प्रकार हमने आपको इनके हाइड्राइडों के बताए थे। सोचो, दिमाग पर जोर डालोगे तो ही चलेगा, जिस चीज का यूज नहीं करोगे वो काम में नहीं आएगी, तो वो फिर चलना भी बंद हो जाएगी। जितना जिस चीज का यूज करते जाओगे उतना उसमें इफिशिएंट होता जाता है व्यक्ति। तो इस दिमाग पर बल डालो, इसको ऐसे ही खाली ना पड़े रहने दो। सो भाई, हाइड्राइड के 3 प्रकार थे, याद कीजिएगा। एक आपका प्रकार था आयनिक,
द फर्स्ट वन इज आयोनिक। दूसरा प्रकार आपका था कौन सा? सहसंयोजक। एक आयनिक हाइड्राइड था, एक सहसंयोजक हाइड्राइड था और एक धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड था। तीन विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड होते हैं। एक आयनिक होता है जिसको हम लवण समान भी कहते हैं, सलाइन हाइड्राइड भी जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल। एक आयनिक, एक धात्विक, धात्विक कौन सा था? अंतराकाशी वाला। और एक सहसंयोजक था जो कि अणु के रूप में मिलते हैं। तो उनमें से एस ब्लॉक वाले कौन सा बनाते हैं? एस ब्लॉक वालों के किस प्रकार के हाइड्राइड होते हैं? तो आयोनिक हाइड्राइड या लवण समान हाइड्राइड मूल रूप से एस ब्लॉक वाले बनाते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो थे वह सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते थे। दे आर फॉर्मिंग कोवलेंट हाइड्राइड, है ना, वह सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते थे। कौन से वाले? बीई और एमजी के अतिरिक्त बाकी सब आपके आयनिक प्रकृति के हाइड्राइड बनाते हैं। सो हाइड्राइड के अंदर हमको क्या जानना है? सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत विशेष बातें नहीं हैं, सरल सरल सी चीजें हैं। हाइड्राइड जो है वह क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बनाने के काम में आते हैं। आयनिक प्रकृति बढ़ती है क्योंकि इन हाइड्राइडों में H- की तरह उपस्थित होता है। छोटा धनायन ऋणायन का अधिक ध्रुवीकरण उत्पन्न करेगा फजान के नियम के अनुसार, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इधर से इधर जाने पर तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता, सभी में ऐसे ही होता है, आयनिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ही। अरे फजान नियम याद है कि नहीं? फजान नियम क्या कहता था? छोटा धनायन होगा तो ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होंगे, बड़ा धनायन होगा ध्रुवण उतना नहीं कर पाएगा, आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे। ध्यान होगा ना फजान नियम, केमिकल बॉन्डिंग। फिर हमने एक बात की थी कि इनके विद्युत अपघटन से अक्सर यह प्रश्न भी देखने में आता है, इस पर भी हमने बल उस समय भी दिया था कि इन हाइड्राइडों का विद्युत अपघटन मैं कराता हूं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पूछा यह जाता है कि वह हाइड्रोजन गैस कहां मिलती है? वह हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है या फिर एनोड पर मिलती है? तो वह हाइड्रोजन गैस आपका कहां मिलती है? वह हाइड्रोजन गैस आपका एनोड पर मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? H-। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? H- चार्ज है। तो ये H- कहां जाता है? एनोड की तरफ जाएगा और एनोड की तरफ जाकर किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। सो स्पष्ट है कि यह हाइड्राइड जल जब हम इनका विद्युत अपघटन कराएंगे तो H- जाकर H2 गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। साथ में ये कुछ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाते हैं, याद कीजिएगा, इसके बारे में भी हमने लिखाया था और वही हाइड्रोजन वाले के अंदर ही आया था कि ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का निर्माण करते हैं और ये बहुत बढ़िया अपचायक होते हैं। इसका नाम भी हमने लिखा था, यदि आपको याद आता हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने क्या कहा था? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3। इसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी नाम किया जा सकता है। यह दोनों कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हैं जो हाइड्राइड प्लस हैलाइड LiCl इस तरह की रिएक्शन से बनते हैं। ध्यान है, यह रिएक्शन हमने डिस्कस की थी हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। तो हाइड्राइड में क्या जानना है? हाइड्राइड में जानने वाली बात सिर्फ यह है कि ये आयनिक या लवण समान हाइड्राइड बनाते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी आयनिक प्रकृति के होते हैं इनके हाइड्राइड, यानी H- है। जल में घोलोगे हाइड्रोजन गैस बना देंगे, विद्युत अपघटन कराओगे तो भी हाइड्रोजन गैस बना देंगे, लेकिन कहां पर? एनोड पर, न कि कैथोड पर। अक्सर यह कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमको जहां तक ध्यान होता है कि भैया हाइड्रोजन गैस का नाम आए तो कैथोड पर ही बनती है, यह जरूरी नहीं है। यदि हाइड्रोजन आपका H- के रूप में है तो कॉमन सेंस है कि वो एनोड की तरफ जाएगा। हाँ, यदि वो H+ के रूप में होता तो जरूर जाता किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, ठीक। सो फिलहाल यहां हाइड्राइड के बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इनके खास तौर पे कार्बोनेट दे आर वेरी मच स्टेबल। इनको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते, ये डिकम्पोज नहीं होते बल्कि मेल्ट हो जाते हैं। ये ऊष्मा के प्रति बहुत ज्यादा स्थायी है, खास तौर पर कार्बोनेट। धन वैद्युतिक गुणने के साथ बढ़ने लग जाता है। Li2CO3 टूट करके Li2O + CO2 बनाता है। ध्यान रखना, लिथियम एक ऐसा तत्व है जो अपने वर्ग को छोड़ करके अपने से अगले वर्ग के समान गुणों में अधिक समानता दर्शाता है। लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से कम मैच करती है। वही है कि अपने घर को छोड़कर पड़ोसियों के साथ या पड़ोसियों की ओर ज्यादा ध्यान है इसका। तो लिथियम का पड़ोसी जो है वो कौन है? वह लिथियम के जो पड़ोसी हैं वो सेकंड ए ग्रुप के जो क्षार मृदा धातु हैं, ये उनसे समानता दर्शाता है। यह सेम टू सेम रिएक्शन कौन देता है? सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट।
बाकी फर्स्ट ए वालों को यदि आप गर्म करोगे ना, फर्स्ट ए के कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो उनसे ऐसी अभिक्रिया नहीं देखने को मिलती है। सिर्फ लिथियम जो है वह इस अभिक्रिया को दर्शाता है कि मैं उसे हीट करूं तो वह CO2 मुक्त कर दे। हाँ, बाइकार्बोनेट जरूर इजीली डिकम्पोज होकर के और कार्बोनेट बना देते हैं, लेकिन कभी भी कार्बोनेट इसके इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कभी भी वह CO2 इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है ना। कभी कभी इस पर क्वेश्चन का कुछ थोड़ा सा, एक बार ऐसा एक प्रश्न बन चुका है तो वो मैं थोड़ा सा बता देने की कोशिश यहां करता हूं कि क्या प्रकृति का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए प्रश्न कुछ यूं आ जाता है कि हमारे पास 1 मोल Li2CO3 है प्लस हमारे पास 2 मोल Na2CO3 है प्लस हमारे पास 1 मोल CaCO3 है। इनको गर्म किया, बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर नहीं, साधारण ताप तक गर्म किया इनको, सिंपल हीटिंग। इनको साधारणतया गर्म करने पर क्या हो रहा है, साधारण ताप तक गर्म करने पर प्राप्त CO2 गैस का आयतन STP पर ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। यह मिश्रण है, ये एक मिक्सचर है हमारे पास में। वी हैव द मिक्सचर ऑफ 1 मोल Li2CO3, 1 मोल हमारे पास Li2CO3 है, 2 मोल हमारे पास Na2CO3 है, 1 मोल हमारे पास CaCO3 है। और इस मिश्रण को हम गर्म कर रहे हैं, इस मिश्रण को हम हीट कर रहे हैं, तो जो CO2 का वॉल्यूम कितना बनता है STP पर, वह हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिएगा सिंपल सी बात है, अपन को मालूम होना चाहिए। ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि किसको गर्म करने पर CO2 बनेगी और किसको नहीं बनेगी। ऑन सिंपल हीटिंग Na2CO3 को कुछ असर नहीं पड़ता है बच्चों। यह जब आप Li2CO3 को गर्म करते हैं तो यह जरूर बनाता है Li2O प्लस CO2, यानी कि यहाँ 1 मोल है, कॉमन सेंस है ये तो इसका भी 1 मोल बनेगा। ठीक है ना। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि 1 मोल Li2CO3 है, 1 मोल Li2CO3 है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 मोल क्या बनेगा, CO2 बनेगा। दूसरा, सेकंड Na2CO3, सेकंड वन इज Na2CO3। इसे हीट करेंगे तो यह कोई रिएक्शन नहीं देगा, देयर इज नो रिएक्शन। यह मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। पिघलना एक अलग मैटर है भैया, और रिएक्शन देना अलग मैटर है। ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल सकता है। आप उसको ज्यादा हीट करेंगे, कम ताप पे तो पिघलेगा भी नहीं, लेकिन ज्यादा ताप तक गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होने वाली नहीं है, सो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस योर X हियर। ये रिएक्शन नहीं होती, इससे CO2 प्राप्त नहीं होती। मैं लिख देता हूं कि CO2 यहाँ काटी मार रखी है, इसका क्या मतलब है, X नहीं लिखा ये, इसका मतलब है CO2 प्राप्त नहीं, रॉन्ग कर रखा है, ये कैंसिल कर रखा है। C में हमको 1 मोल CaCO3 बोला हुआ है। CaCO3 गर्म करने पर देता है CO2, क्योंकि यह उतने स्थायी नहीं होते जितने फर्स्ट ए वाले। ध्यान रखना, फर्स्ट ए के कंपाउंड कोई सही हो, लगभग ये आप सार्वजनिक रूप से कह सकते हो कि फर्स्ट ए का कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है थर्मली, किससे, सेकंड ए से। तो फर्स्ट ए वालों को हीट करने पर यहां नहीं बनता प्रोडक्ट। Li2CO3 जरूर यहां धोखा दे रहा है, Li2CO3 जरूर गड़बड़ करता है, बाकियों में ऐसा नहीं होता। इसके 1 मोल से यहां CO2 भी कितना बनेगी, 1 मोल बनेगी। तो यहां कुल CO2 के मोल कितने प्राप्त हुए, मोल्स ऑफ CO2 हमको कितने प्राप्त हुए, तो यहां पर इधर कोई CO2 प्राप्त नहीं हुई, इधर भी कोई CO2 प्राप्त नहीं हुई है। सो ऐसी सूरत में 1 और 1 यानी कि यहां पर 2 मोल CO2 प्राप्त हुई है, और 2 मोल CO2 का सीधा मतलब है कि कितना आयतन होगा। सो 2 × 22.4 लीटर। STP पर 1 मोल का आयतन 22.4 है, भूले तो नहीं होंगे, उम्मीद है अभी इस बात को आपको भूलने नहीं देंगे हम, ये बात आपको ध्यान होगी। ठीक है ना। STP पर कितना होता है ये ध्यान है ना आपको। कोई भी गैस हो, कोई सी भी गैस ले लीजिए, उसके 1 मोल का आयतन हम इतना ही लेकर चलते हैं, 22.4 लीटर। ठीक।
अब हम आते हैं अपने कंपाउंड्स पर ही। हैलाइड की बात हो रही थी। हैलाइड में भी कोई बहुत विशेष बातें नहीं है बताने योग्य। एक तो इसमें यह जान लेना कि हैलाइड इनके ज़्यादातर जो है वह आयनिक प्रकृति के होंगे। लिथियम के जो हैलाइड हैं वह सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। लिथियम हैलाइड थोड़ा ज़्यादा सहसंयोजक प्रकृति रखता है, बाकी तो सब जो है वो आयनिक प्रकृति ही रखते हैं। एक और इसमें जो पॉइंट है काम का वो ये वाला है कि जो लिथियम फ्लोराइड है ना तुम्हारा, वह बहुत कम विलेय है, यह स्प्रिंगली सॉल्युबल है। और ऐसा किस वजह से होता है? जालक ऊर्जा उच्च होने के कारण। आयनिक यौगिकों के बारे में हमने बहुत पहले से ये बात आपको बताई थी। जब हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी तो मैंने कहा था कि इनकी विलेयता दो विभिन्न प्रकार की एनर्जीज पर डिपेंड करती है। एक होती है जालक ऊर्जा और दूसरी होती है जल योजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा का मान जब तक अधिक होगा जल योजन ऊर्जा से, वह ज्यादा विलेय नहीं होगी। जालक ऊर्जा का मान कम और जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा हो तो ही सॉल्युबल होता है। सो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इसीलिए है क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है जल योजन ऊर्जा की तुलना में, लेटिस एनर्जी हाई होने के कारण। तो इस फैक्ट को विशेष रूप से ध्यान रखना कि लिथियम फ्लोराइड बहुत ही कम सॉल्युबल है। बाकी किसी का नहीं पूछते, लिथियम फ्लोराइड का जरूर पूछते हैं, इसीलिए उसे मार्क करवा रहा हूं कि वह एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होगा। लिथियम फ्लोराइड बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं बहुत ही कम क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है। एक और बात यहां पर, ये जो एक रिएक्शन यहां दे रखी है Ki प्लस आयोडीन वाली, ये रिएक्शन भी ठीक ठाक मानी जाती है। क्या होता है? पॉलीहेलाइड कहलाते हैं ये। I3 माइनस ये क्या है? पॉलीहेलाइड है। I3 माइनस क्या है? पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड क्यों बोल रहा हूं? एक से ज्यादा हेलोजन है। होता क्या है कि आयोडीन पानी में घुलता नहीं है। ठीक है। आयोडीन को यदि पानी में घोलना है तो उसमें पहले से Ki को घोल के रखो। पानी शुद्ध पानी में तो वो बहुत ही कम विलेय है, लेकिन पानी में यदि Ki घुला हुआ होगा ना, इफ इट इज ऑलरेडी हैविंग Ki, यदि उसमें पहले से Ki घुला हुआ होगा तो आयोडीन उसके अंदर आसानी से क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, आसानी से विलेय हो जाएगी। ठीक है ना। आयोडीन जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी किसके अंदर? ऐसे वाटर में जिसमें Ki घुला हुआ है। यदि Ki ना घुले तो आयोडीन घुलता नहीं है पानी के अंदर। तो ये एक बात ध्यान रख लें। किस वजह से घुल रहा है वो आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन की वजह से घुल रहा है। तो यहां पर ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि Ki युक्त जल में I2 विलेय होती है। तो यदि पानी में इसे घोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें पहले से आयोडीन पहले से Ki घोल के रखनी पड़ेगी। वह रिएक्शन ये वाली है। इसमें पॉलीहेलाइड बनता है। पॉलीहेलाइड क्या है? I3 माइनस जैसे पदार्थों को, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा हेलोजन दिखाई दे रही है तो इनको बोलते हैं पॉलीहेलाइड आयन। सो यह एक पॉइंट और आपको हैलाइड के बारे में शायद काम में आ जाए। देखिए फैक्ट बेस्ड ही है चैप्टर पूरी तरह से, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, उस पर कोई दो न्यूमेरिकल हो गए और कोई तीसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हर एक पेज पहले वाले से सेपरेट है। ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये इन चैप्टर की अपनी प्रकृति है। यह कोई इस तरीका का कार्यक्रम नहीं है कि मैंने एक बार वॉन टफ कारक पढ़ा दिया तो भैया चाहे जिस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर लो काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहां जब आप कार्बोनेट पढ़ रहे हो तो आपको कार्बोनेट के बारे में जानना है, जब आप हैलाइड पढ़ रहे हो तो आपको हैलाइड के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो समझने हैं। हाँ, कॉमन चीजें सेम है, जैसे कहीं फजांस लॉ लग गया तो कोवलेंट कैरेक्टर आ गए, है ना, स्टेबिलिटी आ गई, कलर के बारे में बता दिया, वो एक अलग मैटर है। वो आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में कवर हो चुका है सारा। यहां तो स्पेसिफिक पॉइंटों की बात करेंगे ना। जब हम ब्लॉक पढ़ते हैं तो हम इन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो हर कंपाउंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, यहां मैं उनको अंडरलाइन भी करता जा रहा हूं, उन पर जरूर आप ध्यान रखें। वैसे तो ऑलरेडी शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही है ये, लेकिन सारे पॉइंट फॉर्म के रूप में बना रखे हैं, देखिए आप। लेकिन फिर भी इसमें भी आप चाहें तो शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। इस तरह के थ्योरेटिकल चैप्टर का और कोई इलाज नहीं है बेटा, इसी तरीके से उसको चलना पड़ता है। फिर देखिए NH3 में विलेयता, ये मान के चलें कि H ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो जो एग्जाम में आती है, अमोनिया में कैसे घुलता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं। देखिए क्षार धातुओं की
द्रव अमोनिया में विलेयता, solubility of alkali metal in liquid ammonia। द्रव अमोनिया में यह किस प्रकार से घुलते हैं? द्रव अमोनिया का मतलब अमोनिया शुद्ध द्रव रूप में, जल में नहीं घोलना है उसको, जल में तो फिर जलीय अमोनिया हो जाएगा ना, वो तो द्रव अमोनिया, लिक्विड फॉर्म, प्योर शुद्ध अमोनिया है लेकिन द्रव रूप में। अब कहेंगे सर हम तो अमोनिया को गैस के रूप में ही जानते हैं, तो बिल्कुल वो तो रूम टेम्परेचर पर तो गैस ही है, बहुत कम टेम्परेचर पर यह प्रोग्राम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एकदम ठंडा करोगे जब जाकर के कहीं वो लिक्विड में बदलेगा। सो द्रव अमोनिया की क्रिया या उसका विलयन बना रहे हैं किसके साथ? क्षार धातुओं के साथ में। अब जब क्या होता है कि क्षार धातुओं को द्रव अमोनिया में मिलाया जाता है ना, तो वो कुछ इस तरह का कार्यक्रम दर्शाते हैं, रोचक है, समझिएगा। क्षार धातु आपने ली और उसमें मिला दी आपने द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया का मतलब ध्यान रखना है वो शुद्ध रूप है। तो क्षार धातु बेटा दो भागों में बंटता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो M+ बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद बनता है। ये M+ भी अमोनिया से घिर जाता है और मान लेते हैं X मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ घिरकर इस तरह का एक संकुल टाइप बना लेता है, या यूं कह लीजिए कि ये X यहां क्या है, कोई संख्या है अमोनिया के अणुओं की, इसे कहते हैं अमोनीकृत धन आयन, इसे कहते हैं हम अमोनीकृत धन आयन, अमोनिएटेड कैटायन। और सेम टू सेम प्रोग्राम किसके साथ होता है? सेम टू सेम जो है वह इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये अमोनिया क्या होते हैं, घिर जाते हैं और कुछ इस तरीके से ये बनाते हैं, क्या है ये, अमोनीकृत, ये Y बनेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में रहेगा ये, और ये क्या बनता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई बहुत भारी काम नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, या जो ये धनायन है ना, वो ऐसे अमोनिया के अणुओं से घिरा हुआ है। अमोनीकृत का सीधा मतलब ये है, अमोनीकृत होने का सीधा तात्पर्य इस तरह का कुछ संरचना, एक केज टाइप स्ट्रक्चर, एक जालनुमा संरचना बन जाती है। सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया उसको अणु जो है उसको क्या है, घेर के रखे हुए हैं। तो X और Y संख्या को दर्शा रहा है, समान भिन्न उससे हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं है। यहाँ केवल एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर को शो करने के लिए हमने इसका उपयोग किया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो इसका यूज किया है वह एक पर्टिकुलर नंबर को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज M+ an electron. This M+ is also surrounded by ammonia molecule and this electron is also surrounded by your ammonia molecule. तो ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनते हैं और यह जो बनते हैं उनको अमोनीकृत धनायन बोलते हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों की वजह से इसमें बहुत शानदार प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। देखिए कैसे कैसे। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है बहुत सारे गुणों के लिए। इस विलयन के बहुत सारे गुण इससे निर्धारित होते हैं, क्योंकि एक तरह से ये फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। तो यह जिम्मेदार है किसके लिए, इसके कलर के लिए, ब्लू कलर का होता है जो कि। यह जिम्मेदार है किसके लिए, इसके अपचायक प्रवृत्ति के लिए। यह बहुत ही बढ़िया अपचायक प्रवृत्ति दर्शाता है। यह जिम्मेदार है इसके अनुचुंबकीय गुण के लिए। अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, फॉर द रिड्यूसिंग टेंडेंसी, फॉर द पैरामैग्नेटिज्म। ये सारे के सारे गुण जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की, हम समझ सकते हैं कि ये सारे गुण इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब गुणों के लिए बिल्कुल उत्तरदायी हो सकता है। हम हमेशा से पढ़ते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिज्म होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वह रंग दर्शाने की प्रवृत्ति उसकी होती है। हमेशा से हम इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध हैं तो अपचायक तो होगा ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी और में जोड़ा जाएगा, और जब किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। तो इस वजह से ये तीन गुण आ जाते हैं उसमें। और ध्यान रखना कि एक प्रॉपर्टी और होती है, चालकत्व। ध्यान रखना कि क्षार धातुओं के, एक बिंदु और लिख रहा हूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से जुड़ा हुआ ऊपर वाले से, अलग कुछ नहीं है। क्षार धातुओं के
द्रव अमोनिया, द्रव NH3 में क्षार धातुओं के द्रव अमोनिया में बने विलयन उच्च कंडक्टिविटी भी दर्शाते हैं, उच्च चालकत्व दर्शाते हैं, उच्च चालकता दर्शाते हैं। ऐसा किस वजह से होता है यह भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछ सकते हैं कि इसमें कंडक्टेंस हाई क्यों है। यह अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन तो है ही इसमें, पहली बार यहां पर इसका साथ कौन दे रहा है, वह अमोनीकृत धनायन के कारण। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो अमोनीकृत धनायन है वह भी चालकत्व में तो योगदान करेगा ना, आप समझ सकते हैं इस बात को। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन व अमोनीकृत धनायन के कारण है। क्षार धातुओं के द्रव अमोनिया में बने विलयन उच्च चालकत्व दर्शाते हैं। ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन व अमोनीकृत धनायन के कारण होती है, ठीक है ना। यहां पर दोनों का योगदान है, तो इसमें अक्सर फंसा देता है वो कि बताइए इसमें से, ऐसा बोलता है कि भैया इसमें से अनुचुंबकीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत धनायन दोनों। तो वहां दोनों नहीं करना है हमको। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन इन तीन गुणों के लिए जिम्मेदार है, साथ में चालकत्व के लिए भी है। हाँ, इतना हम जरूर कह रहे हैं कि चालकत्व के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल है, और वह है आपका अमोनीकृत धनायन, यानी अमोनिएटेड कैटायन। अमोनीकृत धनायन जरूर यहां पर और एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाएगा, ठीक है ना। सो इस बात को ध्यान रखें कि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या दर्शा रहा हूं, यह विलयन के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। विलयन के जो गुण हैं, चाहे उसमें रंग आ जाता है, ब्लू कलर का होता है, चाहे अपचायक प्रवृत्ति आ जाती है, या अनुचुंबकत्व है, ये सारे के सारे गुण किसकी वजह से होते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसी को देखिए हमने यहां एक्सप्लेन कर रखा है, समझें। ये रही रिएक्शन जो अभी हमने आपको समझाई, सोडियम के उदाहरण से समझा रखी है। बाकी वो सभी क्षार धातु हैं, इवन क्षार मृदा धातु भी इस तरह की रिएक्शन को दर्शाएंगे। जब हम क्षार मृदा धातु अलग से पढ़ेंगे तो वहां ये बात सामने आएगी कि जो आपके क्षार मृदा धातुएं हैं वह भी इस गुण को बिल्कुल दर्शा सकती हैं। ध्यान रखें, एक पॉइंट और है कि सांद्रता जब से बढ़ती है ना सॉल्यूशन की, नीला रंग कॉपर रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। वियोजन रुक जाता है, वियोजन नहीं कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि घुलना रुक जाता है, और ज्यादा नहीं घुलते फिर ये, है ना। NH3 अमोनिया की सांद्रता बढ़ने के साथ जो नीला रंग है वो कॉपर रंग में बदलता है, और साथ में जो विलयन है वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें कि विलयन जो है वो प्रतिचुंबकीय भी होने लगता है। यदि आपने विलयन की सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है ना, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कलर चेंज होता है और पैरामैग्नेटिज्म भी उसका समाप्त होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या होने लगते हैं, पेयर होने लग जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म समाप्त तभी होगा, ऑब्वियस सी बात है। वियोजन का मतलब Na+ और इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं बनता, वो उतना इकट्ठे होने लग जाते हैं वहां पर, और ये जो है ना कलर चेंज भी होने लग जाता है। इसका कलर भी चेंज होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन का युग्मन भी होने लगता है। यदि आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर दोगे सॉल्यूशन को, ये जो ब्लू कलर है ना वह तनु विलयन तक ही है, ठीक है ना, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही है। और सांद्रता बढ़ाने के साथ नीला रंग जो है वो कॉपर के रंग में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, विलयन प्रतिचुंबकीय होने लग जाएगा, यानी ये प्रॉपर्टी में बदलाव आता है। और एक और चीज है कि यदि आप इसको कुछ समय के लिए आप इसको रख दें या हल्का सा इसको गर्म करें, तब भी यह अमोनिया के साथ क्रिया करने लगती है धातु और एमाइड बनाने लगती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो उसे रखा रहे या हल्का सा गर्म करो तो हाइड्रोजन गैस भी बनती चली जाती है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। सारा किस्सा जो हमने इससे संबंधित है वो आपको बता दिया कि भैया ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। अमोनिया विलयन के बारे में मुख्य रूप से जो बिंदु ध्यान रखने हैं, जैसे 3 हैं बिंदु यहां पर जो आपको मुख्य रूप से अमोनिया विलयन के बारे में ध्यान रखने। मैं फिर से बोलता हूं, सुनिएगा। पहली बात, सभी क्षार धातुएं अमोनिया में घुलती हैं। अमोनिया भी एक प्रकार का विलायक है जैसे कि जल,
पर अमोनिया एक सार्वत्रिक विलायक नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, क्योंकि वो उसकी उपलब्धता आसानी से नहीं है। अमोनिया कमरे के ताप पर तो गैस है, गैस में थोड़ा घोल सकते हैं हम, उसको हमें द्रव में बदलना पड़ता है। तो यानी अमोनिया इस तरह से उपलब्ध नहीं है जैसे कि जल है। तो इसलिए विलायक के रूप में जब भी बात आती है तो हम जल ही की बात करते हैं, लेकिन अमोनिया भी एक प्रकार का विलायक है यदि उसको आप द्रव में बदल सको तो, जिसके लिए बहुत कम ताप चाहिए। तो धातुएं अमोनिया में घुलती हैं, द्रव अमोनिया में क्षार धातुएं घुलती हैं। घुलने पर इसमें अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनता है और अमोनीकृत धनायन बनता है। इसके विलयन के गुणों प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि उसमें चालकत्व आना, अनुचुंबकीय प्रकृति आना, अपचायक होना और कलर का आना। दूसरा पॉइंट, यदि मैं सांद्रता बढ़ाते जाऊंगा ना सॉल्यूशन की, तो फिर ये कलर जो है वो चेंज भी होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी होता जाता है, धातुओं के भी गुच्छे बनने लग जाते हैं, क्लस्टर बनने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है कि कलर चेंज होता है और कॉपर कलर यानी थोड़ा सा ब्रॉन्ज कॉपर टाइप कलर आने लगता है। ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है यहाँ पर और धातुओं के क्लस्टर बनते हैं, इस वजह से होता है। यह जो पॉइंट लिखा था उसका स्पष्टीकरण बता रहा हूं, ये वाला। ये यहां क्या होता है, धातुओं के गुच्छे या कहें कि क्लस्टर बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में, हिंदी में नहीं ध्यान है, क्लस्टर बनने के कारण तथा इलेक्ट्रॉन युग्मन के कारण तो ये चेंज हो जाता है मामला, कलर चेंज होने लग जाता है, क्लस्टर बनते हैं धातुओं के और युग्मन भी होता है इलेक्ट्रॉन का, इससे इसकी प्रॉपर्टी बदलती है। और एक बात, तीसरा पॉइंट, कि यदि इसको कुछ समय के लिए हम रख दें तो यह हाइड्रोजन गैस भी बनने लग जाती है। कुछ समय के लिए रखें, अपने आप ही अशुद्धियां घुलने लगेगी और उसकी वजह से, या फिर यूं कह लीजिए कि इसे हल्का सा गर्म करेंगे तो यह हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त करने लगता है, यानी प्रोसेस चेंज हो जाता है। अब बात आती है नाइट्रेट की। नाइट्रेट में क्या इंटरेस्टिंग है वो ये है, देखो नाइट्रेट नो डाउट स्टेबल है। फिर यहां पर कौन धोखा दे गया, लिथियम। क्या होता है बेटा, यहां मैं इस बात को लिख रहा हूं कि जब भी आप फर्स्ट ए नाइट्रेट समझ गए ना, सोडियम पोटेशियम ऐसे को गर्म करते हो तो वो संगत नाइट्राइट बनाता है। प्लस ऑक्सीजन गैस फ्री होती है। जब आप नाइट्रेट को गर्म करते हो तो वो नाइट्राइट बनाता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, फ्री होती है। यानी पूरा ब्रेक नहीं हुआ, पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुए, MnO2 है। लेकिन जब आप सेकेंड ए नाइट्रेट को, और साथ में कौन इनके चला जा रहा है हमेशा, जैसा मैंने कहा कि सेकेंड ए नाइट्रेट का हमेशा साथ कौन देगा, या सेकेंड ए ग्रुप वालों का साथ कौन देगा, लिथियम, क्योंकि उसका व्यवहार अपने ग्रुप समूह से छोड़कर दूसरे समूह के समान है। खासतौर पर मैग्नीशियम से इसका विशेष लगाव है, इसे विकर्ण संबंध भी कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसका थोड़ा आइडिया पीरियोडिक टेबल के टर्म पर दिया गया था। तो थोड़ा सा अब ये हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, वैसे घबराए नहीं। तो ये सेकेंड ए नाइट्रेट या लिथियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदलता है, साथ में NO2, साथ में O2, यानी यहां ज्यादा ब्रेक हो गया है। ये देखिए यहां तो नाइट्राइट में बदला है, ये तो नाइट्राइट में बदले हैं। फर्स्ट ए वाले तो नाइट्राइट में बदलते हैं, लेकिन सेकंड ए वालों को गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। सल्फेट पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पर संबंधित प्रश्न बड़ा रोचक एक दिखाई देता है, उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न यूं है बेटा कि एक क्षार धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर एक क्षार धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर, यानी एक मेटल नाइट्रेट आपने लिया और आप उसको हीट कर रहे हैं, तो एक क्षार धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर वह दो अनुचुंबकीय गैसें जिनमें से एक रंगीन भी है
मुक्त करता है। तो एक क्षार धातु नाइट्रेट को गर्म करने पर वह दो अनुचुंबकीय गैसें, जिनमें से एक रंगीन भी है, मतलब दो अनुचुंबकीय गैसें उनमें से एक कलरफुल भी है, दो प्रॉपर्टी है उसकी तो, है ना, तो मुक्त करता है संभव धातु व उसका यौगिक। कौन सा है? संभव धातु व उसका यौगिक है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी तो धातु है और कौन सा यह यौगिक है, कौन सी वह धातु है और कौन सा वह यौगिक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे प्रश्न क्या है मैं बताता हूं अभी और हम इसको डिटेल में बात कर लेंगे, घबराए नहीं। जैसे कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये ऐसा कर सकता है? दूसरा, क्या लिथियम और लिथियम कार्बोनेट ऐसा कर सकता है? तीसरा, क्या सोडियम और सोडियम नाइट्रेट ऐसा कर सकता है? जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके संगत हमको बताना है। और क्या लिथियम और लिथियम नाइट्रेट ऐसा कर सकता है? इनमें से देखिए, कैल्शियम तो होगा ही नहीं क्योंकि हम क्षार धातु की बात कर चुके हैं, तो इसको तो हटा दीजिए यहां से। ये तो हमको मालूम है कि क्षार धातु कैल्शियम है नहीं, तो उसको शामिल ही नहीं करते, इसको हटा देते हैं, K2CO3। अब किसी को यही नहीं मालूम कि कैल्शियम क्षार धातु है कि नहीं है, तो फिर तो वैसे भी वो प्रश्न ये नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां फिट बैठता है? जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से हमको बताना है कि यह कौन सी धातु है जो इस तरह के गुणों को दर्शाती है। तो देखो बच्चों, सीधी बात यह है, यहां एक रोचक तथ्य है कि आपको पता है कि जब आप लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना, तो वो सेकंड ए वालों के समान व्यवहार करेगा और वह बनाएगा Li2O प्लस NO2 प्लस O2। यहां मैं बता दूं कि ये दोनों ही कैसी हैं? पैरामैग्नेटिक हैं। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ऐसी पढ़ाई हम एमओ थ्योरी के दौरान कर देते हैं, काफी विस्तार से बताते हैं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। NO2 बेटा एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जब भी विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति आ जाए, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रजाति आ जाए, वह सदैव कैसी होती है? अनुचुंबकीय। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सम इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिचुंबकीय कह दो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। कभी कभी बच्चे ऐसा भी समझ लेते हैं, भाई यहां मैंने ये नहीं कहा कि सम इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको प्रतिचुंबकीय कर दोगे। हम ये कह रहे हैं कि यदि ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो कंफर्म अनुचुंबकीय होता है। जैसे ये ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 है, तो 16 और 7 23, 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 2 है, तो 16 और 7 टोटल 23, तो विषम इलेक्ट्रॉन हो गया ना 23। ये हमेशा अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन को एमओ थ्योरी के आधार पर हम समझा सकते हैं कि अनुचुंबकीय है या नहीं है। और साथ में बता दूं कि NO2 जो है बेटा, वह भूरे रंग की गैस है। ये आपके पी ब्लॉक में डिटेल आ जाता है, ये ब्राउन कलर की है। तो वो जो एक बात कही गई ना रंगीन वाली, ऑक्सीजन तो रंगीन गैस नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में गैस रूप में तो ये रंगीन नहीं है। तो ऑक्सीजन कलरलेस है, लेकिन NO2 ब्राउन कलर की गैस है। तो ये सारी जो परिस्थितियां यहां लिखी गई हैं वह केवल इसी पर अप्लाई होती है, बाकियों पर अप्लाई नहीं होती है। NaNO3 ऐसा नहीं करेगा। देखिए CO3 तो खैर ब्रेक ही नहीं होता, NaNO3 को मैं जब ब्रेक करूंगा तो वह 2 गैस बनाएगा ही नहीं, वह एक ही गैस बनाएगा, वह एक ही गैस बनाएगा। 2 गैस बनी नहीं रही है तो बात ही खत्म हो गई। Li2CO3 को भी गर्म करूंगा तो भी 2 गैस नहीं बनेगी। K2CO3 तो ब्रेक होगा ही नहीं, ये भी एक ही गैस बना रहा है, ये भी एक ही गैस बना रहा है। और K2CO3 गर्म किए जाने पर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करता। जो आपको यहां परिस्थितियां दी गई हैं, उन परिस्थिति में जो फिट बैठता है वह एक ही है। कौन है? लिथियम और उससे संबंधित लिथियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह के प्रश्न थोड़ा अच्छा स्तर हो तो एस ब्लॉक पर इस तरह के प्रश्न दिखाई दे सकते हैं। ये एक अच्छे स्तर का क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं हम सल्फेटों की। सल्फेट बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल केवल Li2SO4 ऐसा है जो कि जल में विलय नहीं है। फिर से यहां भिन्न व्यवहार दिखाई दे रहा है। और एक और भिन्न व्यवहार कि लिथियम को छोड़ करके ये सारे के सारे जो है ना वो द्विक लवण बनाते हैं। द्विक लवण ध्यान है, डबल सॉल्ट कहां प्रकट हुए थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जैसे ये रहा फिटकरी,
ठीक है ना। फिटकरी हमने उदाहरण के रूप में देखा था, और वहां पर भी यदि आपको याद हो तो मैंने एक बिंदु लिखाया था कि लिथियम अपने छोटे आकार की वजह से फिटकरी का निर्माण नहीं करता। शायद ध्यान होगा, बिल्कुल शुरुआत में आ गया था जब हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टार्ट किया था। 12वीं क्लास के बच्चों को तो ध्यान होना ही चाहिए क्योंकि उनके तो सिलेबस में ही है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। वहां हमने डिस्कस किया था कि भाई फिटकरी लिथियम नहीं बनाता, बाकी एस ब्लॉक वाले सारे जो हैं वह फिटकरी बनाते हैं। लिथियम अपना छोटे आकार की वजह से स्पेसिफिकली फिटकरी नहीं बनाता, यानी कि द्विक्लवंडी बनाता। फिटकरी का मतलब सीधा सीधा यह है कि ये द्विक्लवंड का निर्माण नहीं करते। ठीक है, क्लियर है बच्चों? उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो भी कुछ मैंने बताया है आज मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। कई महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में हमने आज यहां चर्चा की है। जो जो प्रश्न बनते थे वो मैंने सारे आपको यहां बता दिए। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहां बता दिए हैं। इनसे संबंधित डेली की डेली इनको तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन हम इनको तैयार करेंगे तभी बात बन पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल कम मेहनत में आपको प्रश्न दे देगा। देखिए, बात हमने जो आज शुरू की वो इससे की कि भौतिक गुणों के बारे में हमने क्या क्या चर्चा की थी। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया चीज़ों को फिर से रिवाइज करने के लिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत एसओपी में लगी थी, बाकी बिल्कुल सरल थे। ज्वाला परीक्षण में कलर भी याद करने क्या बिल्कुल कलर याद करने हैं, वो ऐसे प्रश्नों में काम आता है। यहां लिख देता कि यह धातु ज्वाला परीक्षण में लाल रंग उत्पन्न करता है। जो अभी प्रश्न देखा उसमें, जो अभी लिथियम वाला प्रश्न था उसमें और एक हिंट जोड़ सकता था कि यह जो धातु है वह ज्वाला परीक्षण के दौरान क्रिम्सन मीन्स वही क्रिम्सन रेड होता है, कलर उत्पन्न करता है। तो ये ऐसे आपकी हेल्पफुल हो सकती है। ज्वाला परीक्षण अलग से कलर पूछने की संभावना थोड़ी कम है। हाँ, ये है कि आपको किसी न किसी प्रश्न में वो चीज काम आ सकती है, इनडायरेक्ट मैनर में, कहने का मतलब है। रासायनिक गुण हमने आज से यहां स्टार्ट किए। 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का निर्माण किस प्रकार करते हैं, कैसे इनके सूत्र बनाने हैं। लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारी धातुएं सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। कारण भी उसका मैंने लॉजिक बता दिया। स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन के प्रति आकर्षण रखता है। ठीक है ना, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन के प्रति आकर्षण रखता है। लार्ज कैटायन लार्ज एनायन के साथ जाएगा। इस बात को ध्यान रखें कि छोटा धनायन जुड़ेगा किससे, हमेशा छोटा ऋणायन से जुड़ता है। ये लॉजिक यहां हम काम में ले रहे हैं कि छोटा धनायन छोटे ऋणायन से जुड़ने की टेंडेंसी शो करता है। ठीक है, फिर बात आई हाइड्रोक्साइड की, तो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ये तीनों ही जल से क्रिया करके और किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल चीज है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंपल ऑक्साइड होने पर केवल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, केवल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। पर ऑक्साइड लेने पर हाइड्रोक्साइड के साथ आपको मतलब H2O2 भी बनेगा, और सुपर ऑक्साइड होने पर साथ में O2 भी बनेगा। एक एक्स्ट्रा और बन जाता है यहाँ पर जब हम सुपर ऑक्साइड लेते हैं। फिर बात की हमने कि इनकी ये प्रकृति हमेशा आप याद रखें कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। हमेशा याद रखें, लेफ्ट से राइट जाने पर क्षारीय प्रकृति कम होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। आवर्त सारणी की चर्चा चल रही होगी। हाइड्राइड में वही बिंदु थे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्राइड हमने कहाँ पढ़ा था, हाइड्राइड हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था कि यह लवण समान सलाइन यानी कि NaCl जैसे आयनिक प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, और इनमें हाइड्रोजन की विशेषता है कि ये -1 में होती है। जल से क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, साथ में H- गति करता है किसकी तरफ, यह जाता है कैथोड की तरफ, और वहां जाकर किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ऊष्मा के प्रति तो स्टेबल हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। और जब आप Li2CO3 को हीट करते हैं तो यह सेकेंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं, सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट और सेकेंड ए ग्रुप के कार्बोनेट के समान, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। लिथियम भिन्न व्यवहार करता है, बाकी कार्बोनेट तो इतनी आसानी से ब्रेक होते नहीं है, वो मेल्ट हो जाते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते। ठीक है ना, और बाकी दोनों जल में घुलते हैं, क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। हेलाइड में कोई विशेष बात नहीं थी, एक तो आयोडीन के घुलने से संबंधित थी। उस दौरान एक प्रश्न भी हमने यहाँ डिस्कस किया कि कौन से, अक्सर ये प्रश्न दिखाई देता है कि इनमें से कितना CO2 बनेगा कितना नहीं बनेगा। उसका सीधा हिसाब ये है
कि कौन कौन से कार्बोनेट होते हैं जिनको हम गर्म करें तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, और कौन से कार्बोनेट है जिनको गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, CO2 प्राप्त नहीं किया, वो रिएक्शन ही नहीं करता, कुछ भी ब्रेक नहीं होता, इतना इजीली ब्रेक नहीं होते हैं ये सोडियम कार्बोनेट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ इस बात का हमने इस्तेमाल किया। फिर लिथियम फ्लोराइड, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जल में कम घुलता है। लिथियम फ्लोराइड की जो विलेयता वाली बात है ना, वो अक्सर काम में आती है। फिर एक आयोडीन के घुलने से संबंधित है, पानी में घुलता नहीं आसानी से, KI डाल के घोलते हैं ना तो घुल जाता है, KI डाल के घोलने पर घुल जाता है, ये बात काम में आ सकती है। द्रव अमोनिया में विलेयता, ये निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर के प्रश्न दिखाई देते हैं। द्रव अमोनिया का मतलब यहाँ शुद्ध अमोनिया है, ध्यान रखने, पानी में नहीं घोला है हमने उसको लिक्विफाई किया है। आमतौर पर यह गैस है, इसका मतलब इसमें हमें बहुत कम ताप की जरूरत पड़ेगी, तभी यह प्रोग्राम होगा। ये क्या है चित्र, ये कौन सा चित्र है मेरे भाई, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन का चित्र है। इसकी वजह से ये सारे गुण होते हैं इसके। 3 बातें मैंने याद करने के लिए कही। सिंपल, ये ब्लू कलर का बनाता है, ज्यादा सांद्र कर दूंगा कॉपर कलर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगी और पड़े पड़े हाइड्रोजन गैस बन सकती है। तीनों ही प्रश्न बनने योग्य हैं, अमोनिया से संबंधित तीनों ही प्रश्न आ सकने योग्य माने जाते हैं। ठीक है ना। फिर अमोनिया, वही चीजें सारी की सारी जो हमने अभी आपसे डिस्कस की थी। नाइट्रेट में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है कि भैया ये नाइट्रेट अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं, फर्स्ट ए वाले, सेकेंड ए वाले। फर्स्ट ए वाले ज़्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए पूरा ब्रेक नहीं होते। ठीक है ना, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते। इस पर यह एक अच्छा प्रश्न बना। ऑक्सीजन तो कलरफुल नहीं है, लेकिन NO2 जो गैस है वो ब्राउन कलर की होती है, पैरामैग्नेटिक भी होती है। पैरामैग्नेटिक पता कैसे चला, ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिज्म एमओ थ्योरी में आ जाती है। NO2 जैसों के लिए तो बहुत स्पष्ट है, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन आने पर वो 100% पैरामैग्नेटिक ही होगा। यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। यह बात कंफर्म कैसे होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो और विषम होने पर वह पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। फिर सल्फेट की बात की, सल्फेट में एक ही बात है महत्वपूर्ण कि लिथियम थोड़ा अलग व्यवहार दर्शा रहा है, पानी में घुल नहीं रहा और डबल सॉल्ट यानी फिटकरी जैसे सॉल्ट बना नहीं रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, लगभग पूरी हो गई हैं, अभी पूरी तरह से तो नहीं कंप्लीट हुई है, थोड़ी बहुत कुछ रही हैं, लेकिन जो भी मेन थी वो सब के सब इसमें हमने कवर कर ली है। तो ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।